A very warm welcome to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। आज बच्चों बात कुछ गाने की करेंगे। अक्सर आप में हाईवे पे जाते समय, जब आप कार से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, तो हाईवे पे जाते समय आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि कार में आदमी गाने बजाता हुआ चला जा रहा है। बहुत अच्छा महसूस होता है, बड़ा सुकून मिलता है जब गाने सुनते हुए जाते हैं, रिलैक्स महसूस होता है। अब सीन क्या है कि आप बाइक से चले जा रहे हैं, ठीक है भाई, आप बाइक से जा रहे हैं, बगल में आदमी कार लेके जा रहा है जिसमें गाने बज रहे हैं। अब हुआ क्या, जब आपकी बाइक उस बजते हुए कार में जो गानों की स्पीड जिसकी बहुत तेज है, जिसके कांच भी खुले हुए हैं, जब आपकी बाइक उसके पास से निकलती है तो गानों का सुनने का महसूस थोड़ा सा अलग होता है, यानी गाने सुनने की फीलिंग कुछ अलग आती है। जब वो हम उससे गाड़ी से दूर निकल चुके होते हैं जिसमें गाने बज रहे हैं, उस समय फीलिंग कुछ अलग आती है। जबकि गाना वही है, फिर भी फीलिंग अलग क्यों आ रही है? यानी गाना वही, गाड़ी वही, हम वही, हमारे कान वही, लेकिन फीलिंग अलग अलग। ये मेन खेल फीलिंग का है। यही फीलिंग आई कि यानी फीलिंग में जो डिफरेंस आया, यही फीलिंग डॉपलर साहब को आई। उन्होंने एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया, जैसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। एक ट्रिक दी, एक लॉजिक दिया, उन्होंने लॉजिक दिया, हम उसकी ट्रिक देखेंगे। अब बात यह आती है, एक साथ क्यों देखेंगे इसकी ट्रिक, इसका लॉजिक क्यों देखेंगे? बेटा तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आईआईटी जेई के अंदर, जेई मेंस के अंदर, आपके नीट के अंदर डैम श्योर गारंटी है हर साल एक क्वेश्चन आता है डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट एक चीज देखी जाए तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं स्टेप बाय स्टेप उस पर चर्चा करने पे आ रहा हूं। डॉपलर इफेक्ट एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी बहुत ईजी आता है, उस पर बहुत इजीली करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 90% बच्चों का क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का गलत हो जाता है। उस क्वेश्चन की गलत होने के पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि साइन कन्वेंशन का कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्शन। तो वो साइन कन्वेंशन का जो मिसकॉन्सेप्शन है, चीजों का अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करना, टर्मिनोलॉजी को रीअरेंज करना, साइन कन्वेंशन को रीअरेंज करना, इसमें मेन डाउट आती है। मेन एग्जाम में जो 3 आवर्स का जो टेस्ट मैच आप जब आईआईटी जी को नीट का खेलने जाते हैं, तो उस दौरान इतने सारे कॉन्सेप्टों की बॉलिंग आपके ऊपर आ रही होती है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाई चांस आप मिस कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो आपके साथ ऐसा ना हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इजीली क्रैक हो, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किए, ट्रिक को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वेल फेमस ट्रिक है ये, उस ट्रिक का आप यूटिलाइज करिए, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए देखते हैं। लेकिन ट्रिक को सीखने से पहले मैं चर्चा ये करना चाहूंगा कि जो चीज हम सीखने जा रहे हैं उसका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो मालूम हो। तो पहली चर्चा मैं ये करूं कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। तो बेटा पहले इसको ध्यान से समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर इसकी ट्रिक पे आते हैं, ठीक है? इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखें डॉपलर इफेक्ट क्या चीज होती है। डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा हमारे पास फिनोमेना है जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में काम करता है। क्या बोला? जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप उसको सीखते चले जाइएगा, आपको डाउट कहीं नहीं आने वाली है। मैंने क्या बोला, डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच में लगता है। सर ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? बेटा ऑब्जेक्ट का मतलब मैं यहां बोलना चाहता हूं सोर्स। वो सोर्स आपका साउंड का भी हो सकता है, वो सोर्स आपका लाइट का भी हो सकता है। यहां मैं डॉपलर इफेक्ट बेसिकली साउंड की बात करूंगा, तो मैंने बोला कोई स्पीकर है, कोई साउंड का सोर्स है मेरे पास, तो है। अब क्या हुआ कि सोर्स और आपके ऑब्जर्वर के बीच का फिनोमेना है। सर ये कैसा फिनोमेना है? बेटा ये रिलेटिव फिनोमेना है। क्या रिलेटिव का मीनिंग सर रिश्तेदार है? नहीं, रिलेटिव का मीनिंग कंपैरिजन से। रिलेटिव वर्ड का मीनिंग होता है कंपैरिजन, ठीक है? ये क्या कहेगा सर ये फिनोमेना? ये फिनोमेना आपको एक टेक्निक देगा, एक कॉन्सेप्ट देगा कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या होगा? सारे केस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रिलेटिव मोशन का मीनिंग मेरे बेटे ये होगा कि मान के चलो कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, या ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है, या सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर आगे या पीछे जा रहा है, या सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों आराम से भाई सब मजे में बैठे हुए हैं, गप्पे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये सारी बातों में जब ये इतने केस हम देखेंगे, इतना रिलेटिव मोशन होगा, तो उस रिलेटिव मोशन में
सोर्स से जो भी साउंड निकल रही है, जो भी साउंड वेव निकल रही है, उसकी तो स्पीड फिक्स है भाई, स्पीड ऑफ साउंड तो फिक्स है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, अब फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे आता है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहूंगा। बेटे आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप टेक्स्ट सीखना चाहते हैं तो टेक्स्ट समझिएगा। मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, जो भी टेक्निकल लॉजिक है उसके पीछे, और जो टेक्निकल ट्रिक है वो भी एक्सप्लेन करूंगा उसके पीछे। तो देखिएगा, हमने एक रिलेशन बहुत बखूबी सीखा हुआ है। रिलेशन एक ये सीखा हुआ है मेरे बेटे कि V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। क्या सीखा हुआ है? V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। जो मैं बात कर रहा हूं, किस टॉपिक की बात कर रहा हूं मेरे बेटे? मैं बात कर रहा हूं डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट की बात कर रहा हूं। जो लाइट की स्पीड है या जो साउंड की स्पीड है, ये मेरे पास अगर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ा दूंगा तो मेरे बेटे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर मैं वेवलेंथ को कम कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास इंक्रीज हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं मान जानता हूं कि भाई शायद आपने ये सुना रहा होगा। अब एक बात करें, इसका डॉपलर इफेक्ट से भी कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए। तो मैंने क्या बोला कि अगर लाइट सोर्स की स्पीड जो है, सोर्स में जो साउंड इमिट हो रही है उसकी स्पीड अगर v है, जो कि कांस्टेंट है मेरे पास, तो f और लैम्डा जो कि है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली बात है भाई, f और जो लैम्डा है ये बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इससे क्या समझे? इससे ये समझें, इसका कॉन्सेप्ट है कि वेव फ्रंट से कनेक्टेड होगा, तो मैं भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले डॉपलर इफेक्ट पे बात कर लो। सो व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट? इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। What does it do? It basically relate the actual frequency with the apparent frequency. सोर्स से निकलने वाली जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है और जो ऑब्जर्वर को महसूस होने वाली जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, उनमें आपस में क्या मिसमैचिंग होती है, क्या रिलेटिव मोशन की वजह से उनमें आपस में डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने का तरीका आपका डॉपलर इफेक्ट ने दिया, उस पर चर्चा मैं करूंगा। उन्होंने क्या बोला? डॉपलर इफेक्ट ना, ये की कॉन्सेप्ट साइड में नोट किया हुआ है। डॉपलर इफेक्ट ने ये बोला, डॉपलर साहब ने ये बोला कि मान के चलो मेरे बेटे कि ये मेरे पास जो है ये एक सोर्स है। क्या बोला? ये मेरे पास क्या है? ये एक सोर्स है, और ये मान के चलो मेरे बेटे ये मेरे पास है एक ऑब्जर्वर। क्या बोला गया? ये क्या है मेरे बेटे? ऑब्जर्वर है मेरे पास। ठीक है, अब है क्या, अगर मान के चलो ये रेस्ट में है। क्या बोला? अगर ये रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, अगर ये दोनों रेस्ट में है, जैसे मान के चलो जैसे मैं भी रेस्ट में हूं, आप भी रेस्ट में हो, तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे हुए होते और मैं चल रहा होता और आप बैठ के सुन रहे होते, तो सुनने के तरीके में डिफरेंस महसूस होता। जो डिफरेंस महसूस होता वो डिफरेंस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले से, यानी हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो किसी ऑब्जर्वर को महसूस होती है जब सोर्स और आपके ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो पहली चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, सोर्स भी बाइसम मजे में बैठा हुआ, ऑब्जर्वर भी अगर मजे में बैठा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में अगर स्पीड का कोई डिफरेंस नहीं है, स्पीड दोनों की जीरो है, तो यह डॉपलर इफेक्ट काम नहीं करता। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इसके द्वारा जो निकली गई साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, तो इसके पास भी फ्रीक्वेंसी एफ ही जाएगी। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको नोट कर लेना, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आगे आ जाओ, आगे समझो, आगे कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। अब लेकिन मान के चलो कि अगर ये मेरे पास सोर्स होता और अगर ये मेरे पास ऑब्जर्वर होता, मान के चलो ये मेरे पास रेस्ट में होता, जो ऑब्जर्वर है मेरे बेटे ये होता रेस्ट में, लेकिन मान के चलो कि ये जो है ये v स्पीड से इसकी तरफ जा रहा होता। भाई ये जो मेरे पास जो स्पीड से जा रहा होता, अगर सोर्स है तो इसकी स्पीड मैंने मान के चलो vs मान ली। जो इसमें से साउंड इमिट हो रही है उस साउंड की जो स्पीड है ये vs स्पीड है, जो सोर्स है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, और जो साउंड है उस साउंड की स्पीड है मेरे पास मान के चलो v। और जो ऑब्जर्वर चूंकि रेस्ट में है, तो ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है तो ऑब्जर्वर की स्पीड मेरे बेटे क्या है? जीरो।
तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें से फ्रीक्वेंसी एफ निकली, जो साउंड वेव निकली उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, तो जब ही ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सर क्या एफ होगी? तो मेरे बेटे एफ नहीं होगी, वो क्या होगी? वो थोड़ी सी अलग होगी, उसको मैंने नाम दे दिया एफ डैश। तो जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, इस फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया, इस फ्रीक्वेंसी के चेंज को ही एक्सप्लेन करता है डॉपलर इफेक्ट। दूसरा केस अगर लेके चले मेरे बेटे, मान के चलो कि अगर ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्या होता, ये सोर्स मेरे पास इस डायरेक्शन में जा रहा होता, ऑब्जर्वर मेरे पास इस तरीके से यहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर की स्पीड में अभी भी अगर vo इक्वल्स टू 0 ही काउंट करके चलूं, ये रेस्ट में है और ये मेरे पास vs स्पीड से इस तरीके से जा रहा है। अब क्या बोला गया कि भाई इस केस में मेरे पास फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो इसको क्या फ्रीक्वेंसी एफ डैश महसूस होगी? तो देखते हैं भाई, आप लोगों को अगर ये डॉपलर इफेक्ट पूरी डिटेल में और ज्यादा डिटेल में देखना है तो मेरा पूरे चैप्टर वाले वीडियो को देखिए। यहाँ मैं बेसिकली ट्रिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या होता है जरा इस पर चर्चा कर लूँ, फिर इसको रब कर दूंगा, फिर वहां आ रहा हूँ। तो सुनना, इसमें होता क्या है, एक सोर्स है, एक सोर्स में बहुत ध्यान सुनना। जो बच्चे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सीखिएगा, जो ट्रिक के लिए वीडियो देख रहे हैं वो ट्रिक को जो बच्चे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट सीखें, जो ट्रिक सीखना चाहते हैं वो ट्रिक सीखें। हालांकि मैं आपको फिर से बात बता दूं, हमारा जो पूरे चैप्टर का वीडियो डला हुआ है उसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट प्रोसेस को जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। जो बच्चे सिर्फ ट्रिक सीखने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे से देखें, क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे ना पिक्चर ट्रिक की भी क्लियर हो जाए बहुत अच्छी तरह से कि ट्रिक हमें रटी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट के साथ इस ट्रिक को माइंड में सेट करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एक हमने सोर्स माना, एक हमने ऑब्जर्वर माना। सोर्स जिसमें से साउंड निकल रही है, ऑब्जर्वर जहां तक साउंड को जाना है। अब एक चीज अगर देखें, सोर्स भी रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, तो क्या होगा कि जब कोई भी वेव किसी सोर्स में से निकलती है तो वेव कई सारी निकल रही है। आपके घर पे एक चीज, बारिश के मौसम में अगर बारिश होती है तो मेरे बेटे एक बात बताओ कि आपके ही घर पे होती, पूरी कॉलोनी में कहीं नहीं होती? भगवान सबके लिए बराबर बारिश करके दे रहा है। जिस तरह से बारिश सबके यहाँ बराबर होती है, उसी तरह से जब किसी भी सोर्स में से वेव निकलती है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो सारी डायरेक्शनों में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर हुई चली जाती है। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉन्सेप्ट ये किया कि जो वेव सोर्स में से निकली, उस सोर्स में से निकलने वाली वेव के अलग अलग डायरेक्शन में जो जा रही थी, सेम फेज, इंटेलिजेंट बच्चों की बट से समझ में आ जाएगी। और जो ट्रिक सीखी वो आगे स्किप कर दें इस चीज को, भी कॉन्सेप्चुअल बात है इसलिए आपको सिखा रहा हूं। तो क्या बोला इसमें कि जो जैसी वेव निकली किसी सोर्स में से, तो उस वेव के ऊपर सेम, जितनी सारी वेव निकली उनके सेम फेज वाले पॉइंट को, फेज में ऑल्टरनेटिंग करंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और करा हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं उसको कि भाई उस वेव के सेम फेज वाले पॉइंट्स को कनेक्ट किया, एक साथ जोड़ा, जोड़ने से बना लोकस। उस बने हुए लोकस को बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसे कई सारे सेम फेज वाले पॉइंटों को जोड़ते चले गए तो वेव फ्रंट हमें देखने को मिला। पहली बात। अगली बात क्या, किन्हीं भी दो वेव फ्रंट के बीच में, तो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं वेव लेंथ। भाई एक वेव फ्रंट, दोनों के बीच में, वेव फ्रंट सर्कुलर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, वेव फ्रंट के बीच में जो गैप होगा उसको बोलते हैं वेव लेंथ। अब क्या हुआ कि जैसे ही इसमें से वेव निकली, यानी वेव फ्रंट निकला, और जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो जिस तरह से ये गया, ये अब इसको ध्यान से देखना, इस तरह से ये चलता चला के ऑब्जर्वर तक पहुंच गया, यानी वेवलेंथ बराबर पहुंच रही है। यानी आपको कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ मेरे को अभी वेवलेंथ में जितनी वेवलेंथ निकली उतनी वेवलेंथ यहाँ पहुंची, यानी नो चेंज इन वेवलेंथ देखने को मिला। ठीक है भाई, ये केस नंबर 1। इसी वजह से ये बोला जाता है कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों रेस्ट में होते हैं तो सोर्स में से जिस फ्रीक्वेंसी है, जिस वेवलेंथ की साउंड निकलती है, उसी फ्रीक्वेंसी, उसी वेवलेंथ की साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, दोनों में कोई गैप नहीं आता, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी 0 होती है, या यूं कह दो एपरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, अगला केस, जैसे अब हमने क्या किया कि ये जो सोर्स था, इस सोर्स को मोशन दे दिया, इस सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर दिया। ऑब्जर्वर रेस्ट में अभी भी है, लेकिन सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ मूव करा दिया। तो जैसे ही सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ मूव कराएंगे तो सोर्स में से चूंकि वेव निकल रही थी, साउंड वेव निकल रही थी, वेव फ्रंट के फॉर्म में निकल रही थी, तो क्या हुआ कि जब ही वेव फ्रंट के फॉर्म में वेव निकली, तो अब ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट दूसरा वेव फ्रंट, ये नजदीक में आ जाएगा। स्पीड जब चलेगी इस डायरेक्शन में, तो वेव फ्रंट पहले ऐसे जा रहा था, अभी वेव फ्रंट इस तरह से जाएगा। अब आप एक चीज समझे जरा कि जब ये वेव फ्रंट नजदीक में आ गए एक दूसरे के,
तो दो वेवफ्रंट के बीच में गैप को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो ये कम आ गया यानी कंप्रेशन हो गया, कंप्रेस होता हुआ वेवफ्रंट आपके ऑब्जर्वर के पास पहुंचा यानी वेवलेंथ कम पहुंची। जब वेवलेंथ कम पहुंची तो इस रिलेशन को बहुत ध्यान से देखिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड तो कांस्टेंट है। तो अगर वेवलेंथ मेरे पास कम पहुंची तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कैसी मिलेगी, मेरे को ज्यादा मिलेगी। यानी ट्रिक की पहली बात तो यहां से क्लियर हो गई कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो वेवलेंथ कम हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आएगा यानी दोनों एक दूसरे के तरफ आएंगे, पास में आएंगे, तो पास में आने से कॉन्सेप्ट क्या है, वेवलेंथ कम होती है, वेव फ्रंट के बीच में वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो हम ट्रिक की तरह माइंड में क्या सेट करेंगे कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स नजदीक में आते हैं, पास में आते हैं, तो उनके पास में आने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। इस पॉइंट को माइंड में सेट करना, आगे अभी फॉर्मूले में यूज करेंगे। अगला केस देखो, अब क्या हुआ कि मान के चलो जो ऑब्जर्वर था वो रेस्ट में था, जो सोर्स था। अब मैंने सोर्स को क्या किया, जिसमें साउंड वेव निकल रही है, वेव फ्रंट के फॉर्म में निकल रही है, अब ये यहां लेके आए, पहले रेस्ट में था, अब यहां लेके आए, अब तीसरे केस में दूर ले जाएंगे। तो जब ये दूर ले जाएंगे तो वेव फ्रंट क्या होगा, अब देखना इसमें, जो वेव फ्रंट मेरे पास इसके पास आएगा, सोर्स दूर जा रहा है, तो वेव फ्रंट यहां जो मिलेगा वो वही एक्सपैंड होके मिलेगा। कहने का मतलब सोर्स अब इधर जा रहा है, जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा था तो वेव फ्रंट कंप्रेस हो जा रहा था, लेकिन अब सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है, तो जो वेव फ्रंट यहां मिलेगा यानी जो साउंड वेव यहां आएगी तो दूर जाते समय वेव फ्रंट ज्यादा गैप हो जाएगा वेव फ्रंट के बीच में, तो काफी लंबी लंबी डिस्टेंस में मिलेगा। यानी अब ऑब्जर्वर के पास जब वो वेव फ्रंट पहुंचेगा तो उस किसी भी दो वेव फ्रंट के बीच में गैप बढ़ चुका है, यानी वेवलेंथ बढ़ चुकी है। वेवलेंथ के बढ़ने से क्या हुआ, वेवलेंथ के बढ़ने से मैंने एक चीज देखी कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे एक की कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि जब कोई भी सोर्स या ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वेव फ्रंट हमें ज्यादा लंबा गैप पे मिलता है, यानी वेवलेंथ ज्यादा मिलती है, वेवलेंथ ज्यादा मिलने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो कंक्लूजन ट्रिक के तौर पे क्या याद रखेंगे, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में गैप बढ़ता है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में गैप बढ़ता है, क्या बोला, गैप बढ़ता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं, सेपरेट होते हैं, फार पार्ट जाते हैं, तो उनके बीच में वेवलेंथ ज्यादा मिलती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। क्या ये की कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये मेन की कॉन्सेप्ट ये था। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब आते हैं सीधे ट्रिक पे, जिस वजह से ये वीडियो बनाने जा रहा है इसको मैं कर रहा हूं। देखो बेटा, तो हमने इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, इसे कंक्लूजन ये ड्रॉ किया, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के नजदीक में आएंगे तो फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी, और जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी। यानी अगर सोर्स और ऑब्जर्वर नजदीक में आ रहे हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और जब हमारे पास ऑब्जर्वर सोर्स दूर जा रहे हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। ये हमारा इसमें की कॉन्सेप्ट होगा। सोर्स और फ्रीक्वेंसी में एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है हमें इस तरीके से देखनी होगी। तो जो बातें मैंने आपसे बोली इसको आप नोट करिए कॉपी में, इसको ट्रिक के तौर में मेन ट्रिक यही है। अब देखते हैं जरा, तो जो फॉर्मूला दिया गया, मैं सीधे कंक्लूजन वाले फॉर्मूले पे आता हूं जिससे हमें IIT JEE नीट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है मेरे बेटे, तो वो होती है f डैश इक्वल्स टू f डैश एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो हमें महसूस होगी, f मेरे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो कि किसी भी सोर्स में से एमिट होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f है, और ये होगी मेरे पास v प्लस माइनस vo अपॉन, और ये v प्लस माइनस vs, v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑन विच क्वेश्चन कम इन IIT JEE एंड नीट। IIT JEE नीट में इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, आप सिस्टमेटिक तरीके से कॉपी में नोट करेंगे। सुनिए क्या एफ डैश का मीनिंग क्या है मेरे बेटे, बोलना पड़ेगा आपको। हाँ बच्चों, तो मेन चीज क्या था कि हमने अभी तक ये सीखा कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मेन फॉर्मूला ये IIT JEE और नीट में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए जाएंगे। मेन चीज इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाए विद साइन कन्वेंशन, तो सारे मैंने केसेस बोर्ड पे लिख दिए, स्टेप बाय स्टेप एक करके देखेंगे, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसकी टर्मिनोलॉजी मैं आपको पहले बता देता हूँ। एफ डैश का मीनिंग जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एफ डैश का मीनिंग है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एफ का मीनिंग क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्वर को महसूस होगी, ठीक है। एफ का मीनिंग है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो साउंड के सोर्स में से निकलेगी, ठीक है। इसमें वी का मीनिंग क्या है, साउंड की स्पीड है, जो साउंड है उसकी स्पीड जो भी फिक्स है। वी ओ का मीनिंग क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर।
V का मीनिंग फिर से वही साउंड की स्पीड है, VS का मीनिंग है स्पीड ऑफ द सोर्स। ये फॉर्मूला है मेन। तो भाई इस फॉर्मूले को आप याद रखना चाहें कि भाई इसमें कंफ्यूजन अगर ये होती है कि ये आएगा वो पहले आएगा, तो आप एक छोटा सा शब्द कंप्यूटर में आपने एक चीज सुनी होगी, OS। आपने एक वर्ड सुना होगा, वो जो कंप्यूटर पढ़ते हैं बच्चों ने एक वर्ड सुना होगा OS। तो O पहले आता है, इस बाद में आता है, इसलिए O ऊपर आ रहा है, S नीचे आ रहा है। इतनी बात चलो, इतनी से पिक्चर क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या बेटे कि एवरेज इक्वल्स टू V प्लस माइनस VO अपॉन V प्लस माइनस VS। अभी प्लस ऊपर आएगा, माइनस नीचे आएगा, कि माइनस ऊपर आएगा प्लस नीचे आएगा, ये हमें चर्चा करनी है। इसमें ट्रिक मेन क्या है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से देखा वो ये देखा कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के नजदीक में आएंगे मेरे बेटे, जब ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के नजदीक में आएंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा सुनाई देगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या समझ में आना चाहिए, ट्रिक नंबर 1 कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स नजदीक में आए तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। अब कैसे बढ़ाएंगे तो वो तरीका भी देखेंगे। एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे, न्यूमरेटर में ऐड कर दो, मैं न्यूमरेटर में प्लस साइन लगा दो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो भाई न्यूमरेटर में प्लस लगा दोगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर को कम कर दोगे तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो भी बढ़ जाएगी। जैसे दूसरा, अगर ये ऑब्जर्वर और सोर्स दूर जाएंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी हमें, यानी हमें कम सुनाई देती है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम कैसे करेंगे, कम ऐसे करेंगे कि भाई न्यूमरेटर को कम कर दो, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो। डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे ये ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये कम कर दोगे तो भी ये कम हो जाएगा। चलो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये सारे केसेस मैंने बोर्ड पे पहले से लिखे हुए हैं, इन केसेस को देखते हैं। और वहां मैंने सारी फॉर्मूला यही लिखा हुआ है पूरा तरीके से, लेकिन उसमें साइन नहीं लगा है। तो साइन उसकी कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे। अगर आपको ये कर लिया आपने अच्छी तरह से तो आपको IIT के अंदर आने वाले, मीट के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखें कैसे। जैसे केस नंबर 1 ये मान के चले, ये S का मीनिंग सोर्स है, O का मीनिंग ऑब्जर्वर है। अगर जो सोर्स है वो VS स्पीड से इस डायरेक्शन में मेरे पास जा रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो अगर रेस्ट में है तो ठीक है। देखें अब एक चीज समझे इसमें, फॉर्मूला एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसमें क्या देखें कि सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, यानी नजदीक में आ रहे हैं। अगर ये नजदीक में आ रहे हैं यानी सोर्स ऑब्जर्वर के नजदीक में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्लोज आ रहे हैं यानी बढ़ानी पड़ेगी। यानी इस केस में मेरे को एवरेज की जो वैल्यू है वो कैसे करनी पड़ेगी, ज्यादा। अभी एवरेज की वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है, ज्यादा एवरेज की वैल्यू ऐसे हो सकती है कि न्यूमरेटर में क्या आ जाए मेरे बेटे, प्लस आ जाए, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाए मेरे पास, माइनस आ जाए। भाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो मेरे पास एवरेज फ्रीक्वेंसी सही हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती। अगर मेरे को एवरेज फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो न्यूमरेटर में प्लस कर दूं, डिनोमिनेटर में माइनस कर दूं। चलो केस नंबर 2 देखो, एवरेज फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ गई। इसमें अगर देखें ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स दूर की तरफ जा रहा है। अगर सोर्स दूर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, सोर्स दूर की तरफ जा रहा है मेरे बेटे, तो इसमें क्या होगा कि दूर जाने पे क्या होता है, एवरेज फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ती है। कम कैसे करोगे, अगर मैं देखूं तो कम कैसे कर सकते हो, कम ऐसे करो कि भाई न्यूमरेटर को कम कर दो, माइनस कर दो, डिनोमिनेटर को भाई ज्यादा ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो। तो ये ऐसे इस तरीके से मैंने इसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। केस नंबर 3 में देखूं अगर कि भाई ऑब्जर्वर और सोर्स अभी तक एक रेस्ट में था, एक मूव कर रहा था, अब दोनों ही मूव कर रहे हैं। अगर ये दोनों ही मूव कर रहे हैं तो कैसे काम किया जाएगा, तो इसमें क्या किया जाए, एक ही करके समझा जाए। सबसे पहले मान के चलो समझा जाए सोर्स के लिए, फिर समझा जाए ऑब्जर्वर के लिए। क्या बोला, सबसे पहले समझा जाए सोर्स के लिए और फिर समझा जाए किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए। तो पहले आप ये देखो सोर्स को कि सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर के नजदीक में जा रहा है। जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के नजदीक में जा रहा है। अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर के नजदीक में जा रहा है तो सोर्स क्या कर रहा होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा होगा। जो सोर्स है वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, क्योंकि नजदीक में जा रहा है। तो सोर्स के लिए मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहूंगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहेगी। तो एक चीज देखें कि जहां VS है ये इसकी फ्रीक्वेंसी कब बढ़ा सकता है, जब ये कम हो, तो मैंने ये माइनस लगा दिया। दूसरी बात ये, ऑब्जर्वर जो है ये सोर्स से दूर की तरफ जा रहा है। जो ऑब्जर्वर है स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, पहले इसके लिए देख लिया, अब इसके लिए देखेंगे। ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर की तरफ जा रहा है, तो ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। जब कम करेगा तो कम कैसे कर सकता है, मैं क्या लगा दूं, यहाँ माइनस लगा दूं,
और ये नीचे ये बढ़ा रहा था, ये नजदीक में जा रहा था, ये बढ़ा रहा था एपरेंट फ्रीक्वेंसी को। तो पास में जाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में Vx था, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया, ये कम कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा हो गया। अगला केस अगर देखें कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के नजदीक में आ रहे हैं, तो पहले सोर्स को लेके बात कर लेते हैं। भाई सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर के नजदीक में जा रहा है। अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर के नजदीक में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। तो सोर्स अगर कैसे बढ़ा सकता है, सोर्स ऐसे बढ़ा सकता है, अगर मैं माइनस लगा दूं, अगर ये माइनस लगा दूंगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी को भाई ये कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है एवरेज ज्यादा हो जाएगा। ऑब्जर्वर की अगर बात कर ले तो ऑब्जर्वर सोर्स के नजदीक में आ रहा है, नजदीक में आ रहा है, नहीं एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। ये कैसे बढ़ा सकता है, ये ऐसे बढ़ा सकता है क्योंकि ऑब्जर्वर भाई न्यूमरेटर में है, मैं प्लस लगा दूंगा। ये तो मेरे सारे केस होगा। इस तरीके से आप कोई भी केस आ जाए क्वेश्चन IIT नीट में कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया हुआ है। ये एक चीज देखें कि इस वाले स्टार्टिंग के जो दोनों केस में जो ऑब्जर्वर की स्पीड थी वो 0 थी, तो हमें मेन साइन कन्वेंशन का जो गेम था वो समझ में आया। ऑब्जर्वर की स्पीड 0 है, आप इसकी 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। भाई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये आप ऑब्जर्वर की स्पीड को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। इसी के साथ ये पूरा जो थीम थी वो कंप्लीट होती है। यानी अब आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को, डॉक्टर इफेक्ट की किसी भी क्वेश्चन को IIT जो नीट के लिए कर पाएंगे। एक चीज इसमें छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट जो है ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों के सेम लाइन में लगता है। जैसे मान लीजिए चलो कि अगर ऑब्जर्वर जा रहा है राइट डायरेक्शन में, ये ऐसे मानो ईस्ट डायरेक्शन में, और सोर्स है ऑब्जर्वर जा रहा है मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन में, और सोर्स नॉर्थ डायरेक्शन मेरे पास आ रहा है। भाई नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा है, साउथ डायरेक्शन से आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो करते क्या है कि उन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन लेते हैं, उस लाइन के हम कंपोनेंट कर लेते हैं। वो आप मेरे पूरे चैप्टर के वीडियो में देखिए, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा बेटे। आई होप सो आपको ट्रिक समझ में आई है। थैंक यू बच्चों।